नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में रहे शामिल। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सख्त चेतावनी। जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार है भारतीय सेना। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने बताया, ऑपरेशन के समय अभेद्य दीवार की तरह खड़ा रहा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। फुस साबित हुई पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार। डीजी ऑपरेशंस ने कहा, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोन सहित पाकिस्तान से आए सभी ड्रोन्स और रॉकेट्स को मार गिराया। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम वार्ता के बाद होगी आगे की रणनीति तय। और सेना के शौर्य को शेयर बाजार ने भी दी सलामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर झूमा शेयर बाजार। फरवरी 2021 के बाद एक दिन में बाजार ने दर्ज की सबसे बड़ी बढ़त। सेंसेक्स लगभग 3000 अंक उछला तो निफ्टी ने मारा 916 अंकों का जंप। एक ही दिन में निवेशकों ने कमाए 16 लाख करोड़ रुपए। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य हमलों को रोकने की आपसी सहमति पर पहुंचने के 2 दिनों बाद होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद यह सहमति बनी थी। भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तानी सेना के 40 जवानों को भी ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े शिविरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच निर्धारित वार्ता से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। बैठक में शामिल होने वालों में एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। तो प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में खास तौर पर शामिल हुए। और भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से शुरू हुआ तनाव करीब करीब अब शांत हो चुका है, तो दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति का माहौल है। बीती रात सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई। आज भी दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक वार्ता होने वाली है। इससे पहले तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष से जुड़ी अहम जानकारी साझा की गई। वायुसेना के सैन्य महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसीलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं।
हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। साथ ही एयर मार्शल ए के भारती ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइलें शामिल थीं, जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. वहीं थल सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के चरित्र में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम तक आते आते आतंक के पाप का घड़ा भर चुका था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया है एक ब्रेक का। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में भारतीय वायुसेना ने कहा है कि भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान DGISPR के भारतीय हवाई अड्डों पर हमले के दावे को निराधार और भ्रामक बताया है। इस बीच देश के 32 एयरपोर्ट से फिर से संचालन शुरू हो गया है। इससे पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने नया अपडेट दिया है। AAI ने बताया कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि 15 मई 2025 को सुबह 5:29 तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अब ये हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइन से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर नजर रखें। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुसकर उनके 11 एयरबेसेस को समाप्त करने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का न केवल सफाया किया गया है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और सख्त संदेश भी दिया गया है। क्या था पहले और क्या हुआ बाद में आप देख सकते हैं, परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य ऐसे आतंकी ठिकानों तक पहुंचना था जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। भाजपा नेता ने कहा कि भारतीय सेना ने बेहद संतुलित तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और नागरिकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को आज बिहार उनके गांव नारायणपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनको छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले पटना में परिवार के लोगों की उपस्थिति के बीच शहीद मोहम्मद इम्तियाज को बिहार सरकार के मंत्रियों समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद इम्तियाज के बलिदान को लोगों ने नम आंखों से याद किया और कहा कि देश उनकी शहादत को नहीं भूल पाएगा। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों ने भारत सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए जाकिर हुसैन के परिजनों से खीरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कंसेशन ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है, बाकी जो प्रशासन को करना है वो प्रशासन जल्दी करेगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में
राज्य सरकार और रक्षा बलों के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षा और आपात तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है। उनके कई एयरबेस और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उनके कई एयरबेसेस को तहस नहस किया। आतंक के अड्डों को हमारी सेना ने तहस नहस किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन इतिहास में हमने देखा है कि जब वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं कर सकते तब वो एक प्रॉक्सी वॉर तैयार शुरू करते हैं, और ऐसे प्रॉक्सी वॉर में मुंबई जैसी हमारी आर्थिक राजधानी जो है ये बहुत वल्नरेबल होती है। यहाँ पर कोई न कोई घटना करने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एक कोऑर्डिनेशन की बैठक ली है, जिस बैठक में सेना के अधिकारी भी थे। अगली खबर, नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की बात की जिससे किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी ना हो। समीक्षा बैठक में यह भी बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले से काफी ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में खबर शेयर बाजार से। भारत पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से बनी सैन्य कार्रवाई पर रोक के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त बढ़त देखी गई। एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में 16 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में फरवरी 2021 के बाद सबसे अधिक करीब 4% की तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,975 अंकों की बढ़त के साथ 82,430 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 917 अंकों की तेजी के साथ 24,925 पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में कई कारकों की अहम भूमिका रही। भारत पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से बनी सैन्य कार्रवाई पर रोक, अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में सकारात्मक रुख और रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की रिपोर्ट जैसे कारक बाजार के लिए अहम रहे। निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, जो क्रमशः 6% और 7% तक चढ़े। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक भी तेजी में शामिल हुए, जिन्होंने 4.1% की बढ़त के साथ व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र 9 मई के 416.52 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 432.47 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसके साथ एक ही दिन में 16 लाख करोड़ रुपए की यह बढ़त दर्ज की गई। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दंतेवाड़ा जिले में एक महिला समेत 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार ने महिला माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दंतेवाड़ा के पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज ने बताया कि नक्सल उन्मूलन लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान तथा छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नक्सल पुनर्वास नीति के तहत माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने माओवादी शिविर और ठिकाने का भंडाफोड़ किया।
रविवार को छत्तीसगढ़ सीमा के पास महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ करीब 2 घंटे तक 3 अलग अलग स्थानों पर चली। मुठभेड़ वाली जगह से एक इंसैस ऑटोमेटिक राइफल और एक सिंगल शॉट राइफल, एक मैगजीन, कई जिंदा कारतूस, डेटोनेटर, एक वायरलेस रेडियो, 3 पिट्ठू बैग, वायरलेस चार्जर और भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और सामान बरामद हुए हैं। C-60 कमांडो ने माओवादी शिविर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। खबर पूर्वोत्तर से। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने 5 मई से 12 मई 2025 के बीच मणिपुर में मणिपुर पुलिस, CRPF, BSF और ITBP के साथ संयुक्त अभियान चलाए। इम्फाल, थौबल, टेंगनोपल, चंदेल और सेनापति जिलों में 17 प्रतिबंधित संगठन के कैडर पकड़े गए और बड़ी मात्रा में हथियार, 17 IED, ग्रेनेड और युद्धक सामान बरामद हुए। प्रतिबंधित संगठनों के 17 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। तो मणिपुर में सेना, असम और असम राइफल्स की कार्रवाई हुई, जिसमें 5 मई से लेकर 12 मई तक भारतीय सेना और असम राइफल्स का संयुक्त अभियान चलाया गया। मणिपुर पुलिस, CRPF, BSF, ITBP के साथ ये समन्वित अभियान चलाया गया। इम्फाल, पश्चिम पूर्व, थौबल, टेंगनोपल, चंदेल, सेनापति जिलों में अभियान संचालित करके 16 कैडर पकड़े गए और 17 हथियार, 17 IED, ग्रेनेड बरामद किए गए। साथ में गोला बारूद, युद्ध सामग्री बरामद भी किए गए। इन 17 प्रतिबंधित संगठन के सदस्य गिरफ्तार कर मणिपुर पुलिस को सौंप दिए गए हैं। खबर खेल की दुनिया से। बड़ी खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कोहली ने अपने भावुक पोस्ट में टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपने जुनून, इस प्रारूप से मिली सीख और अपने 14 साल के शानदार सफर को साझा किया। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में यह बात चल रही थी कि कोहली ने BCCI को अपने संन्यास के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन BCCI ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखते हुए उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। हालांकि कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने का ही फैसला किया। इससे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। एक हफ्ते के अंदर इन 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास से क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली के संन्यास के साथ ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक अध्याय का अंत हो गया। तो विराट कोहली ने यह संन्यास लिया। और अब बात करेंगे खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहां खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिल रही है, तो वहीं यह खेल टेक्निकल स्टाफ, कोच और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी अहम साबित हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जूडो कंपटीशन मैनेजर सुरेश कनौजिया का कहना है कि खेलो इंडिया का मंच भारत में बड़े खेल आयोजनों की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम है। तो सुरेश कनौजिया से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस समय हमारे साथ कंपटीशन मैनेजर जूडो के सुरेश कनौजिया जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंच पर खिलाड़ियों का जो है क्या अनुभव रहा है। खेलो इंडिया का मंच पहली बार बिहार में सजा है। देश भर से खिलाड़ी जो है पटना में पहुंचे हैं जूडो के गेम में। आपको क्या लगता है ये खिलाड़ियों को में कितना उत्साह है और कितने मनोबल के साथ खिलाड़ी मैदान पर उतरे हैं? ये जो खेल का आयोजन बिहार में हुआ है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी या जो प्रेजेंट पीढ़ी है, इनको बहुत उत्साह और एक एक्सपोजर मिलेगा और ये खेल में भी उसी तरह से और आगे आएंगे जिस तरह से एजुकेशन में आगे हैं। आज जो एक बदलाव है खेलों में, सरकार द्वारा सपोर्ट है, आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? आज की तारीख में इन टुडेज जनरेशन इतना सरकार ने और फेडरेशन ने टूर्नामेंट्स के प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को नहीं बोल के भी 6 से 7 एक्सपोजर टूर्नामेंट के विद इन इंडिया ही मिलते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म इज ऑटोमेटिकली इतने सारे 6 से 7 प्लेटफॉर्म एक वर्ष में अगर एक बच्चे को मिलता है तो ये जाहिर सी बात है कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस और ग्रोथ और प्रोग्रेस फर्दर ही जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम शुरू की गई हैं, जैसे टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया ही है, इसमें भी बच्चों को जो काफ़ी इक्विपमेंट से लेकर के फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। ये विभिन्न स्तर से जो हमारे देश में बच्चे आते हैं, कोई इसका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, ऐसे बच्चों को ऊपर ले जाने में ये सारी स्कीम कितना लाभकारी है? जो सरकार इतना खर्चा कर रही है, टॉप्स का पैसा हो या खेलो इंडिया के स्कीम का पैसा हो, जब वो बच्चे को मिलता है तो वो पैसा इसलिए नहीं मिलता है कि आप वो पैसे को आप जनरल अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करें। वो इसलिए मिलता है क्योंकि सरकार उस बच्चे में भविष्य देखती है इस देश का। तो
कई जो सीरियस खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जिनके आगे गोल है और अपने गोल के प्रति वो एकदम ईमानदार रहते हैं, ये बच्चे उस पैसे को अपने डाइट पे, अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, बिकॉज हर स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत लगते ही हैं, कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन हो या कुछ भी हो। तो जो बच्चे इन चीज़ों में यूज़ करेंगे वो आगे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से जाएंगे, और मैं इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को धन्यवाद ज़रूर कहना चाहूँगा। तो ये थे सुरेश कनौजिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया के मंच पर युवा खिलाड़ी जोश से भरे हुए हैं, हर किसी की ललक पदक पाने की है। वहीं यहाँ पर जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, ये भी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जो कि खिलाड़ियों का मनोबल और ऊंचा बनाती हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, GD न्यूज, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।